तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द केमिक्स क्लासेस। और हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जेई मेंस और जेई नीट्स की प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम आज उसी के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे और हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, भर भर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से। तो कुछ हम उसके बारे में थ्योरी बता देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम आईयूपीएससी के ऊपर बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में तो हम पर्टिकुलर यही बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। केमिकल कंपाउंड्स को सर जे बर्जीलियस सर ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी फर्स्ट टाइम। उन्होंने बोला कि भाई केमिकल कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सके। और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में उन्होंने ये बताया कि हम सिर्फ मिनरल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं और हमारे पास दूसरा चारा अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये तो सर जे बर्जीलियस सर ने बताया था। उसके बाद क्या हुआ, 1828 की बात है, जर्मन साइंटिस्ट हॉयलर ने क्या किया, इन्होंने यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड आउट कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, जिसके कारण बर्जीलियस सर की वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो कंप्लीटली फेल हो गई। जे बर्जीलियस सर ने जो बोला था, उन्होंने ये बोला था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एनिमल और प्लांट से बनाए जा सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया, हॉयलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड आउट कर दिया, जिससे उनकी थ्योरी फेल हो गई। और जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में बनाना इम्पॉसिबल है। तो हॉयलर ने लैब के अंदर बना के इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिया था। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम दोनों प्रेजेंट हों, वो हमें हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के नाम पे जैसे हम CH4, इसमें हम क्या देख सकते हैं, कार्बन एटम भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट। तो ये क्या होगा, ये एक हाइड्रोकार्बन होगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं C2H6 का, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये सिंपली हाइड्रोकार्बन हो गए। और जैसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे C6H6, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हुआ, एक हाइड्रोकार्बन। तो अब हाइड्रोकार्बन तो हो गया, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है एक्चुअली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स है और और उनके डेरिवेटिव्स है, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CH3OH, इसमें क्या है, इसमें देखिए एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन तो हो गया, बट हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन हो उसका डेरिवेटिव, तो OH ग्रुप जो लगा है ये इसका एक डेरिवेटिव हो गया। तो ये जब डेरिवेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये भी एक क्या है। और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे देख लीजिए CH3CN, इसमें क्या है, देखिए एक हाइड्रोजन कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, CN एक ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम डेरिवेटिव बोल देंगे। तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे वैसे ही वीडियो डालते रहेंगे। तो उसके बाद दूसरे और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे C6H5 और OH। तो इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोजन एटम भी एक प्रेजेंट है, कार्बन एटम भी प्रेजेंट है, ये डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कि उसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होगा, तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कई तरीके से क्लासिफाइड किए होंगे, तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशंस की।
अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो मेजर टू टाइप्स से किया गया था। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे कि हम लोग एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और दूसरा हम लोगों ने बनाया क्लोज चेन स्ट्रक्चर जिसे हम साइक्लिक भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कि कार्बन एटम की जो चेन है वो क्लोज ना होगी हो, एक साइकिल जैसे असाइक्लिक है, मतलब वो साइक्लिंग ना हो। जैसे कि टायर है, टायर पूरा एक साइकिल होता है, वो एंड टू एंड अटैच्ड होता है। क्योंकि ओपन चेन में क्या हो, एसाइक्लिंग मतलब वो एंड टू एंड अटैच्ड ना हो। जैसे कि एग्जांपल ये है, ये एंड ओपन और इसका एंडिंग एक दूसरे से अटैच नहीं है। या जैसे अगर दूसरा एग्जांपल ले, ये CH2 CH2 CH3, ये क्या है, इनका ओपनिंग यानी फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले, कितनी भी बड़ी चेन बना ले, पहला एटम और लास्ट एटम एक दूसरे से अगर क्लोज नहीं है तो ये एसाइक्लिक होगा। जैसे ये है, तो ये लास्ट एटम देख सकते हैं आप, ये लास्ट एटम है और ये फर्स्ट एटम एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो ये क्या हो गया, एसाइक्लिक एटम हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी क्या थी, साइक्लिक। इसमें देख नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक साइकिल बन रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है, ये जैसे 5 मेंबर का साइकिल है, साइक्लिक रिंग है, यानी इसका सब पूरा एक दूसरे से अटैच्ड है, सारे एटम एक दूसरे से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक रिंग हो गई। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 मेंबर का रिंग है, ये देखिए एक दूसरे से सब अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। अब कोई जरूरी नहीं कि ये सारे कार्बन एटम ही हो, बीच में कोई दूसरा एटम भी आ सकता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन, बट ये भी साइक्लिक है। अब हम अब क्या हुआ आगे कि हम लोगों ने साइक्लिक एटम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया। वन इज होमोलाइटिक एंड सेकंड इज हेट्रोलाइटिक। तो हम पहले बात करेंगे होमोलाइटिक के बारे में। होमोलाइटिक में क्या किया क्या हुआ कि जो रिंग है वो कंप्लीटली कार्बन एटम के थ्रू अटैच्ड होनी चाहिए। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये सिर्फ कार्बन टू कार्बन एटम अटैच्ड है। क्योंकि हेट्रोसाइक्लिंग में क्या हुआ कि सारे एटम कार्बन नहीं हो सकते। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसमें एक साइक्लिक रिंग तो बन रही है, आप देख सकते हैं पूरी साइकिल तो एक बन रहा है, लेकिन इसमें बीच में कार्बन के अलावा दूसरा एटम है, तो ये क्या होगा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। जैसे दूसरा बात करते हैं, जैसे 5 मेंबर का रिंग ले लिया, यहाँ पे एक दूसरा एटम लगा दिया, जैसे नाइट्रोजन। ये साइकिल तो ये बन रहा है पूरा, लेकिन इसमें कार्बन के अलावा दूसरा भी एटम अटैच है जो कि हेट्रोसाइक्लिक। कोई जरूरी नहीं एक एटम हो सकता है, 2-3 एटम भी हो सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक साइकिल तो बन रहा है, लेकिन कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, एक हेट्रोलाइटिक कंपाउंड होगा। तो हम यहाँ तक समझ गए हैं कि हेट्रोलाइटिक कंपाउंड क्या होता है, होमोलाइटिक क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है।